जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो क्या है ना हम आप तक लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा क्या ना भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या ना अब आपके पास वक्त नहीं है। इसलिए आप क्या ना अगर आप ज़्यादा भटकेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उसी क्या ना आप फॉलो कीजिए। मैं 100% क्या ना गारंटी देता हूँ कि आपका 90+% ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आज क्या ना हम केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो चैप्टर 1 का लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलो क्या ना देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो है वो है मोलरता। मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो मोलरता क्या होता है पहले ही समझना। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इसमें 1 लीटर क्या है ना हम बिलियन मिलाते हैं। ठीक है, ये क्या है 1 लीटर बिलियन। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर 1 लीटर बिलियन, ये 1 लीटर बिलियन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऊपर से कुछ कोई कहना विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो क्या है, मान लेते हैं ये कहना ये 1 लीटर इसमें बिलियन मिलाए हैं। ठीक है, और इसमें ऊपर से फिर हम विलेय की मोलों की संख्या मिला रहे हैं। ठीक है, मोलों की संख्या क्या है, मान लेते हैं शरबत ही है। ठीक है, तो ऊपर से फिर से ना विलेय मिला रहे हैं। ठीक है, इसमें मान लेते हैं इसमें नींबू मिला रहे हैं तो नींबू की मोलों की संख्या, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा मिला रहे हैं। और तो इसमें का जो परिभाषा क्या होगा, 1 लीटर बिलियन में घुले 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या है, 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। देखो आप परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, देखो परिभाषा है 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसका जो क्या ना फार्मूला होता है वो होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलेय का मोल होता है ना इसे हम दर्शाते हैं, मोलों की संख्या होगी ना तो यहाँ पर हम इसे n से दर्शाएंगे। ठीक है, ये n होगा और यहाँ बिलियन का आयतन जो होगा ये, तो इसका जो फार्मूला बनेगा और मोलरता को हम दर्शाते हैं m से। ठीक है, किससे, m से, समझ गए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे फार्मूला बनेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो m बराबर विलेय का मोल मतलब n, तो n यहाँ क्या है, क्योंकि हमको पता है, देखो क्योंकि हमको पता है कि जो n होता है n बराबर क्या होता है, n बराबर W/m होता है। ये क्या है ना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो n के जगह पर हम रखेंगे W/m। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा W/m। ठीक है, और यहाँ पर फिर नीचे क्या है, नीचे है बिलियन का आयतन, आयतन मतलब कि v है ना, तो यहाँ क्या ना हम v रखेंगे। ठीक है, क्या इंटू v, तो यहाँ क्या हो गया, अगर जो आयतन अगर ये रहेगा, अगर ये ml में है, ठीक है ml में है, ml में है तो यहाँ पर गुणा करेंगे 1000 से। ठीक है, और अगर ml में नहीं रहेगा आयतन तो उसे क्या ना हम 1000 से गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें का फार्मूला यही बनता है। ठीक है, क्या बनता है, m बराबर W/m गुणे m इंटू v ml में फिर 1000। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं इसमें का सब कुछ क्या ना, जैसे m क्या है, w क्या है और m क्या है, v क्या है। तो m क्या है, मोलरता है, w क्या है, विलेय का भार है। ठीक है, और जो m है ये बिलियन का अणुभार है, और जो v क्या है, बिलियन का आयतन है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, जो m है, m क्या है, फिर ये w ऊपर वाला क्या है, और फिर ये नीचे का m क्या है, और यहाँ पर फिर v क्या है।
V क्या है। देखो M जो है वो मोलरता है, ठीक है, क्या है, मोलरता है, ठीक है। और W क्या है, W जो W है ये विलेय के क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक है, क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक है। जो W है, W क्या है, ये विलेय का भार है, ठीक है, क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, समझ गए। और जो यम है, यम क्या है, यम है विलयन का अणुभार, ठीक है, क्या है, विलयन का अणुभार, विलयन का अणुभार। जो V क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, समझ गए। तो चलो क्या ना, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है मोललता से आप क्या समझते हैं। तो मोललता किसे कहते हैं, देखो जैसा मोलरता था एकदम सेम वैसा ही क्या ना ये मोललता भी होता है। बस इसमें करना क्या होता है, इसमें क्या ना जो इसके पहले था उसमें था 1 लीटर बिलियन था, लेकिन इसमें हल्का चेंजेस होता है, क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक होता है बस, ठीक है, और सब कुछ वैसा ही होता है। इसमें क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है, समझ गए। देखो एकदम डिफिनीशन सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम आ गया, ठीक है, क्या आ गया है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं, ठीक है। जो मोलरता था उसमें क्या था, 1 लीटर था यहाँ पर, लेकिन इसमें 1 किलोग्राम आ गया बस, ठीक है। और यहाँ क्या था, उसमें बिलियन था, इसमें विलायक आ गया, ठीक है, और सब कुछ सेम ही है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसमें का फार्मूला क्या है, एकदम सेम वैसा ही होता है जैसे उसमें था ना मोलरता में, वैसे इसमें मोललता बराबर विलेय का मोल और फिर अपान विलायक का यहाँ पर भार होगा, ठीक है, क्या होगा, भार, मोल नहीं होगा, भार होगा, ठीक है, क्योंकि विलायक का भार होगा ना, किलोग्राम में है तो भार होगा, ठीक है, भार। तो इसका क्या ना फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, मोललता को क्या ना यम से दर्शाते हैं, ठीक है, यम से ही दर्शाते हैं। तो विलेय का जो मोल होगा ये होगा वैसा ही सेम, ठीक है। तो यहाँ पर W अपान M, यहाँ पर मोलक संख्या तो एक ही रहेगी ना, N है ना। तो यहाँ पर और जो भार होगा ना, भाग नहीं, बिलियन का भार, यहाँ भार होगा, सॉरी भार होगा, ठीक है। अब यहाँ कहना है इनटू, वहाँ पर V था, आयतन था, तो इसलिए कहना यहाँ वहाँ पर V था, यहाँ पर भार है इसलिए यहाँ पर भार क्या होता है, कैपिटल W, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल W होगा, ठीक है। अगर जो भार रहेगा, अगर किलोग्राम में रहेगा, केजी में रहेगा, तो यहाँ पर 1000 का प्रयोग नहीं होगा। अगर केजी में नहीं रहेगा बल्कि जी में रहेगा, ठीक, ग्राम में रहेगा, तो यहाँ पर 1000 लगेगा, ठीक है। तो यही कहना फार्मूला बनता है इसका मोललता का, ठीक है, समझ गए। अब चलो देखते हैं इसमें का जो क्या है, एम क्या है, एम जानती है मोललता है, डब्लू क्या है, विलेय का भार है, और जो यम है ये विलायक का अणुभार है, और जो डब्लू जो क्या कैपिटल डब्लू है ये क्या है, विलायक का भार, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना, देखो जो यम है जो कैपिटल डब्लू है ये दर्शाता है विलायक का भार, ठीक है, क्या है ये, विलायक का भार। जो स्मॉल डब्लू था ये विलेय का भार था, और जो कैपिटल डब्लू है ये विलायक का भार, ठीक है, समझ गए, विलायक का भार। तो ऐसी क्या है ना मोललता, समझ गए, सबका क्या है ना प्रतीक भी जान गए। चलो क्या है ना अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए।
तो पहले हम मोल प्रभाज की परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि मोल प्रभाज आखिर होता क्या है। ठीक है, देखो इसमें जो क्या परिभाषा है वो क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या परिभाषा है वो है, किसी घटक का मोल प्रभाज बिलियन में उपस्थित उस घटक की मोलों की संख्या तथा कुल घटक की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, मान लेते हैं यहाँ क्या ना हम 1 बिलियन लिए। ठीक है, क्या लिए हैं, एक ये बिलियन ले लिए हैं। तो ये क्या कह रहा है, किसी घटक का मोल प्रभाज बिलियन में उपस्थित, यहाँ क्या ना किसी 2 घटक का मोल प्रभाज क्या ना यहाँ पर हम ले लिए क्या ना बिलियन में उपस्थित है दोनों। ठीक है, तो इसमें और कह रहा है उस घटक की मोलों की संख्या, मतलब इन दोनों में से किसी एक घटक की मोलों की संख्या। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक घटक का मोलों की संख्या तथा कुल घटक की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दोनों मतलब दोनों के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझे, पहले क्या है ना, पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर क्या है ना आपको समझ में पूरे तरीके से आएगा। ठीक है, देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला है घटक का मोल प्रभाज। पहले ठीक है, क्या कह रहा है, किसी घटक का मोल प्रभाज पहले क्या है ना लिखेंगे, घटक का मोल प्रभाज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्या है, घटक का मोल प्रभाज अब बराबर घटक की मोलों की संख्या, मतलब कि जो घटक का हम क्या ना मोलों की संख्या निकालेंगे उसका पहले यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और अपान कुल घटक की मोलों की संख्या। नहीं समझे आप, देखो मान लेते हैं हमको क्या निकालना है घटक ए का। ठीक है, मान लेते हैं घटक ए का हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो हम करेंगे क्या, आखिर करेंगे इसमें हम ये कि जो यहाँ पर पहले लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे ए का मोल प्रभाज। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए का मोल प्रभाज, क्योंकि हमको क्या ना ए का मोल प्रभाज निकालना है, ए का मोल प्रभाज। ठीक है, पहले ये लिख लिए। तो अब क्या है ना इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर x लगाएंगे। ठीक है, एक्स ए। ठीक है, एक्स ए, और यहाँ पर अब बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, ए का मोलक संख्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ एक्स ए हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उस घटक की मोलों की संख्या, मतलब किस घटक का हम निकाल रहे हैं, तो ए घटक का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो घटक का निकाल रहे हैं उसे क्या नाम ऐसे दर्शा लेंगे। ठीक है, ऊपर अब अपान फिर कुल घटक की मोलों की संख्या। कुल घटक कितने इसमें है, ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, कुल घटक की मोलों की संख्या, बस यही क्या ना फार्मूला होता है इसमें का। ठीक है, समझ गए। अगर हमें निकालना हो बी का तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज। ठीक है, ये लिखे मोल प्रभाज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर ए का निकाले थे इसलिए क्या ना यहाँ हम ए लगाए थे, तो हम अब यहाँ पर बी का निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे बी। ठीक है, बराबर यहाँ किस घटक का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम ए घटक का निकाले थे इसलिए क्या ना यहाँ ए रखे थे, तो यहाँ पर निकाल रहे हैं बी घटक का, तो इसलिए क्या ना एक्स बी रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या ना फिर कुल घटक की मोल संख्या कुल कितना है, ए और बी है, तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे क्या ना ये भी क्या ना हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या ना बी का बी मोल संख्या, अगर इसमें 3 घटक रहेंगे मतलब ए बी सी रहेंगे, तो सी का निकालेंगे, तो सी के लिए क्या ना सी का मोल प्रभाज, और फिर यहाँ क्या ना एक्स सी रहेगा बराबर, फिर यहाँ क्या ना एक्स सी और फिर अपान एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी होगा। ठीक है, जितने भी क्या ना ऐसे रहेंगे सब क्या ना ऐसे निकालते चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो मोल प्रभाज जो है, मोल प्रभाज की परिभाषा जान गए और उसकी सब कुछ जान गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। तो जो हेनरी का जो नियम है ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IMP इसे कहना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो हेनरी का नियम क्या कहता है, आखिर जो है ये नियम क्या कहता है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। नहीं समझे क्या कह रहा है, देखो मान लेते हैं यहाँ क्या ना कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, मान लेते क्या ना कोई ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ये कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या है, ये स्थिर ताप, ठीक है, ये कांस्टेंट है एकदम। ठीक है, समझ गए।
मतलब एकदम क्या है ना, ये नियत है, नियत मतलब कि एकदम क्या है ना, नियत, ठीक है, नियत है ये, ठीक है, एकदम मतलब कि स्थिर ताप है, ठीक है, स्थिर ताप है एकदम, स्थिर ताप क्या कहते हैं, नियत, ठीक है। तो क्या है, और ये क्या है ना, कोई द्रव है, ठीक है, क्या है ये, द्रव। अगर इस द्रव में अगर गैस को क्या, अगर हम गैस को मान लीजिए क्या है ऊपर क्या है ना, गैस को क्या है ना, हम ऐसे ऐसे इसमें घोल रहे हैं, ठीक है, गैस को, ये क्या है, ये गैस है, ठीक है। अगर हम द्रव में गैस को डालेंगे, ठीक है, घोलेंगे, तो क्या होगा, गैस और गैस का विलेयता और द्रव जो रहेगा दोनों का समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसी है क्या ना, देखो स्थिर ताप है, तो स्थिर ताप है एकदम नियत एकदम है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब कि ये द्रव है, तो द्रव में क्या है ना, अगर गैस को क्या है ना घोलेंगे तो ये विलेय हो जाएगा, ठीक है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती, मतलब जितना क्या ना गैस हो, जिसमें जितना क्या इसमें दाब लगाएंगे उतना क्या ये घुलेगा ना, अच्छा गैस उतने घुलेगी, और अगर दाब कम लगाएंगे तो द्रव में गैस उतनी कम घुलेगी, समझ गए ना। तो क्या कह रहा है, जितना क्या है ना दाब लगाएंगे उतना ही गैस घुलेगी, और जितना कम दाब लगाएंगे उतना कम गैस घुलेगी। तो वही कह रहा है कि दोनों क्या ना समान होना चाहिए, मतलब कि जितना दाब उतना क्या ना गैस घुलेगी, जितना दाब नहीं लगाएंगे उतना कम गैस घुलेगी, ठीक है। तो दोनों क्या ना समानुपाती होता है, ठीक है, समझ गया ना, गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसी क्या देखो ऐसे दर्शाते हैं, गैस की विलेयता ये समानुपाती का चिन्ह है, और दाब, ठीक है, समझ गए ना। तो ये है कह रहा है, ठीक है, जितना दाब लगाएंगे उतना क्या ना गैस घुलेगी द्रव में, और जितना कम दाब लगाएंगे उतना ही कम गैस द्रव में घुलेगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, गैस का जो विलेयता है इसे हम दर्शाते हैं एम से, ठीक है, किससे, एम से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या है ना एम लिखते हैं, ठीक है, और जो दाब है ये पहले क्या है समानुपाती चिन्ह लगाते हैं, जो दाब है दाब को हम क्या लिखते हैं पी से, ठीक है, पी से दर्शाते हैं। तो ये हो गया एम समानुपाती पी, ठीक है। तो अगर समानुपाती का चिन्ह अगर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एम बराबर, और यहाँ क्या है ना समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के, ठीक है, के एच, और यहाँ पी तो है ही, ठीक है, पी। तो जो के एच कहाँ से आया, जब क्या है ना समानुपाती का चिन्ह हम हटाए तब यहाँ पर के एच कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एम क्या है, एम क्या है, के एच क्या है, और पी क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखो जो यम है घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है, तो वही तो है ना, कोई यम यहाँ पर था गैस की विलेयता, मतलब कि गैस जितने क्या ना घुलेगी, तो वही है घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। ये क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं मात्रा, ठीक है, समझ गए, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। और जो के एच है, ये के एच है हेनरी नियतांक है, ठीक है, ये क्या है समानुपातिक चिन्ह था ना, इसलिए क्या है ना यहाँ पर नियतांक आ गया, तो ये है हेनरी नियतांक, ठीक है, नियतांक, समझ गए। और जो पी है, पी क्या है, वो तो दाब है, ठीक है, यहाँ पर दाब था ना, यहाँ ये तो क्या है दाब है, ठीक है, समझ गए ना। तो अब क्या है ना ये समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी यहाँ क्या है ना अभी इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है उसकी सीमा क्या है, सीमाएं भी लिखना है, उसका अनुप्रयोग भी लिखना है। तो पहले क्या है ना अब देख लेते हैं इसकी सीमाएं क्या कौन कौन सी हैं, उसके बाद देख लेंगे इसका अनुप्रयोग कौन कौन सा है, ठीक है। चलो क्या यहाँ पर देखते हैं कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, ठीक, कितनी हैं। अब यहाँ देखो हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, समझ गए, मतलब जो गैस आदर्श होंगी, ठीक है, उन्हीं के लिए यह मान्य है। दूसरा है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो क्या है ना विलेयता, जैसे क्या है ना अगर गैस का क्या है ना अगर गैस को ज़्यादा क्या है ना विलेय कर देंगे, ठीक, उसमें ज़्यादा क्या है ना घोल देंगे
तो वो भी क्या है ना नहीं होना चाहिए, नहीं क्या ना जो हेनरी का जो क्या नियम है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए गैस की ज़्यादा मतलब मात्रा में घोली नहीं होनी चाहिए गैस, ठीक है। और फिर चौथा है, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। समझ गए, यह नियम उन्हीं क्या ना गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। समझ गए। अब देखो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कौन कौन सा है। हेनरी का नियम का जो अनुप्रयोग है, पहला, शीतल पेय पदार्थ में हेनरी का नियम का अनुप्रयोग होता है। अब ये शीतल पेय पदार्थ क्या है? शीतल पेय पदार्थ है जैसे होता है ना, जैसे थम्सा, स्प्राइट। जैसे देखते हैं कि जैसे क्या है, मान लो कभी क्या है ना थम्सअप खोलोगे, थम्सअप जो ढक्कन होता है खोलोगे उसमें से गैस निकलेगी, तो वो क्या है ना जो गैस भरी होती है वो हेनरी के नियम के अनुसार ही क्या है ना, हेनरी के नियम के अनुसार ही क्या है ना वो भरी होती है, ठीक है। समझ गए। देखो जो अगर गैस को वो क्या है ना बिलियन है ना, अच्छा जो थम्सा होता है वो बिलियन होता है, उसमें गैस को हम इस तरह क्या है ना घोल देते हैं, उस तरह क्या है ना उस तो विलय कर देते हैं कि उसमें दिखाई देता ही नहीं, ठीक है। तो वही क्या है ना थम्सा जैसे हो गया, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, ऐसे क्या है ना बहुत सारी क्या है ना शीतल पेय पदार्थ हैं, उन सब में क्या है ना हेनरी का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और फिर दूसरा है, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में भी होता है, ठीक है। मतलब अगर बहुत ऊपर क्या है ना अगर जाएंगे तो जहाँ पर क्या है ना ऑक्सीजन टैंक रहेगा वहाँ पर क्या है ना हेनरी का ही नियम का प्रयोग होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है समुद्री गोताखोर में, ठीक है। समुद्री गोताखोर में क्या है ना हेनरी का नियम का पालन या अनुप्रयोग होता है, ठीक है। समझ गए। अब देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है राउल्ट का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट का नियम भी लिखना है और इसकी सीमाएं भी लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले नियम क्या है। नियम जो है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसमें ये कह रहा है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जो क्या है इसमें जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखो इसमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ठीक है। ये होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मतलब कि विलेय की क्या है, विलेय के मोल प्रभाज। अभी क्या है ना मोल प्रभाज का भी क्या सूत्र हम देखे थे, वो क्या था कि किसी घटक का मोल प्रभाज मतलब किसी घटक का मोल प्रभाज उसमें कुल घटक की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। तो यहाँ क्या है ना मतलब किसी एक घटक का मोल प्रभाज, फिर दोनों क्या है ना जो घटक रहेंगे उन दोनों का मोल प्रभाज, तो उसी क्या कहते हैं मोल प्रभाज, मोलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ क्या है किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा कुल घटक की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना यही कह रहा है, ठीक है। समझ गए ना, मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ठीक है। इसको हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ते हैं, ठीक है। और मोल प्रभाज को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज, ठीक है। समझ गए। तो देखो अगर हम तनु विलयन के लिए अगर लिखें तो देखो अगर हम तनु विलयन के लिए लिखें तो कैसा सूत्र होगा, वैसे क्या ना ये क्या ना सूत्र होता है फाइनल, ठीक है। तो अगर हम तनु विलयन के लिए लिखें तो क्या होगा, विलयन के लिए, ठीक है। तनु विलयन के लिए क्या कैसा होगा, तो तनु विलयन के लिए होगा पहले क्या ना ऐसे होगा, ठीक है। इसी पर थोड़ा और आगे कर लेते हैं। देखो तनु विलयन के लिए पहले पी नॉट तो रहेगा ही माइनस पी एस अपान पी नॉट, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर n प्लस एन जो है कैपिटल एन, यहाँ पर क्योंकि हमको पता है कि n प्लस एन जो होता है वो कैपिटल एन में बदल जाता है, ठीक है,
समझे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऊपर n तो कहना है, लेकिन जो नीचे n+n है उसको क्या हम n कैपिटल N लिख सकते हैं अकेले, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमको ये पता है कि n बराबर क्या होता है। हम शुरुआत में क्या देखे थे, जो मोलों की संख्या होती है उसको क्या ना n से दर्शाते हैं। तो n बराबर क्या होता है, W/m हम लिखे थे यहाँ क्या ना, क्योंकि n बराबर क्या होता है, W/m। और कैपिटल N माने क्या ना, फिर ये हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल N माने भी क्या ना, ये हो जाएगा कि कैपिटल W/कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, W/m, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या ना, सूत्र कुछ ऐसा बनेगा, P0 - PS/P0। फिर यहाँ बराबर जहाँ n है वहाँ पर क्या रखेंगे, W/m, ठीक है, W/m। तो यहाँ पर ये क्या ना इंटू हो जाएगा गुणे में, और जो n है अगर ये इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो m है ये ऊपर चला जाएगा और w नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, m, ये क्या ना कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल है और कैपिटल W है, ठीक है। समझ गया ना। तो ये क्या है ना, इसका सूत्र क्या है ना, फाइनल सूत्र ये बनता है, ठीक है। मतलब कि जिस पर न्यूमेरिकल आता है वो सूत्र इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इस पर क्या है ना न्यूमेरिकल आता है, समझ गए ना। तो ये क्या है ना फाइनल सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि P0 क्या है, PS क्या है, P0 क्या है, ठीक है। तो यहाँ W क्या है, M क्या है, ये सब क्या है जानना जरूरी है, ठीक है। चलो उसको क्या ना जान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ P0 क्या है, PS क्या है, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है, कैपिटल M क्या है, इसको चलो देख लेते हैं, ठीक है। जो P0 है ना, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो PS है वो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। समझ गया ना। और देखो जो स्मॉल w है वो विलयन का भार है, ठीक है। क्या है, सॉरी, विलेय का भार है, विलेय का भार है। जो स्मॉल m है वो विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। और जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है, ठीक है, विलायक का भार। और जो कैपिटल M है वो विलायक का अणुभार। अणुभार, ठीक है। समझ गया ना। तो ये क्या है ना, इन सब का प्रतीक है, ठीक है। जो क्या यहाँ लिखे है ना, तो इन सब का ये प्रतीक है, ठीक है। समझ गए। तो चलो क्या है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अभी तो क्या है, राउल्ट का नियम की सीमाएं भी क्या है ना देखना बाकी है ना। चलो देख लेते हैं फिर क्या है ना, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो जो पहला सीमा है वो है यह तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। क्या, जो राउल्ट का नियम है यह तनु विलयन के पर लागू होता है। और जो दूसरा इसमें का है, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। ये क्या है ना, समझ लो, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है ये। और तीसरा जो है, यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। मतलब जो विद्युत अपघट्ट वाले विलयन होंगे उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। समझ गए। चलो क्या ना, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखो मान लेते हैं पहले क्या ना, यहाँ पर हम एक कोई क्या ना कुछ घोल दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या ना, ये क्या है, विलायक है, ठीक है। कोई मान लेते हैं जल है, ये पानी है, क्या है, ये पानी है। तो ये क्या है, विलायक, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, विलायक, ठीक है। ये है विलायक, ठीक है। समझ गया ना। तो इसमें अगर हम कुछ डालेंगे, ठीक है, ऊपर से कुछ डालेंगे तो इसमें क्या ना कुछ क्या ना बढ़ोतरी तो होगा ना। अच्छा
मतलब विलायक अगर पानी में कुछ भी क्या है ना डालेंगे तो थोड़ा बहुत क्या है ना जो वृद्धि होगी इसमें, उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। मतलब जो पानी भरा रहेगा इसमें अगर हम चीनी डालें, नमक डालें, नींबू डालें, कुछ भी डालें, तो इसमें जो क्या है ना बढ़ोतरी होगी पानी में, उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा क्या है, सिंपल। ठीक है, परिभाषा जो है सिंपल, देखो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर। ठीक है, देखो ये क्या था, ये विलायक था, इसमें क्या है ना कोई विलेय पदार्थ क्या है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या है इसमें घोले। ठीक है, घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या है ना जो वृद्धि होगी उसी को उन्नयन कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझ गए ना। चलो क्या है ना, अब देख लेते हैं इसमें का जो फार्मूला इसका है वो क्या है। इसका जो फार्मूला है थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इसमें का जो फार्मूला है वो क्या है, इसमें जो क्या ना फार्मूला है वो है डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी गुणे डब्लू। ठीक है, स्मॉल डब्लू, और यहाँ क्या है ना अपान में रहेगा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, वो भी क्या है ना ग्राम में रहेगा। ठीक है, ये समझ गए ना। तो ये होता है इसमें का सूत्र। अब यहाँ पर देखते हैं डेल्टा टी बी क्या है और के बी क्या है, डब्लू क्या है और एम, वैसे यहाँ डब्लू क्या है देख चुके हैं, एम भी देख चुके हैं। तो इसमें अब देखना क्या है, के बी क्या है इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या है डब्लू, स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल डब्लू विलेय का भार जानते हैं आप। ठीक है, स्मॉल यम क्या है, स्मॉल यम क्या जानते हैं, विलायक का अणुभार है। जो कैपिटल डब्लू है ये भी जानते हैं आप, ये क्या ना विलायक का भार है। तो यहाँ पर मगर फिर क्या चलो लिख देते हैं। ठीक है, इसमें का लिख देते हैं कि जो डेल्टा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा जो टी बी है वो क्या है ये, और जो के बी है, के बी ये क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है जानते ही हैं आप, फिर भी लिख दे रहे हैं कोई बात नहीं, स्मॉल एम क्या है और फिर कैपिटल डब्लू क्या है, ये जानना क्या ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या ना अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये इस पर अगर न्यूमेरिकल अगर आ गया तो आप क्या ना फिर जानते नहीं रहेंगे इसका मतलब क्या होता है, तो फिर कैसे करेंगे, इसलिए क्या ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो जो डेल्टा टी बी है वो क्वथनांक में उन्नयन है, समझते हैं आप, जानते ही हैं। ठीक है, क्या है क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उन्नयन, उन्नयन। ठीक है, क्या है उन्नयन। और जो के बी है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, समझ गया ना। जो डब्लू है उसको आप जानते हैं विलेय का भार है, विलेय का भार। और जो स्मॉल एम है उसको जानते हैं विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। और कैपिटल डब्लू को क्या ना आप जानते हैं क्या है, विलायक का अणुभार है। कैपिटल डब्लू को क्या आप जानते हैं, विलेय का भार है। ठीक है, विलेय का भार है, सॉरी विलायक का है। ठीक, सॉरी ये क्या है विलायक का है, विलायक का भार। समझ गया ना। तो ये क्वथनांक में उन्नयन ये है। ठीक है, उसका सूत्र ये है और सबका प्रतीक ये है। ठीक है, समझ गए। चलो क्या है ना, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो देखो जो अगला क्वेश्चन वो है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। इसमें का जो आंसर होगा वो होगा किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे अभी क्या है ना हमने देखा कि क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, तो उसमें क्या था कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ पर हिमांक में होने वाली कमी को कह रहा है कि उसमें वृद्धि था इसमें कमी है,
बस और कुछ नहीं, ठीक है। उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी। इसमें क्या है ना, सूत्र भी क्या है ना सेम वैसा ही होता है, लेकिन हल्का चेंजेस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें डेल्टा टी बी होता था, लेकिन इसमें डेल्टा टी एफ होगा, ठीक है। इसमें डेल्टा टी एफ होगा, समझ गए ना, बराबर। और वही सब कुछ, ठीक है। 1000 गुणे, यहाँ वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था के बी, क्योंकि यहाँ बी था इसलिए क्या है ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बी था इसलिए यहाँ पर क्या है ना के बी था, लेकिन यहाँ पर एफ है इसलिए क्या है ना यहाँ पर क्या होगा, के एफ होगा, ठीक है। और फिर क्या है ना गुणे स्मॉल डब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या होगा, स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू ग्राम में, ठीक है, समझ गए। यही क्या है ना इसमें का फार्मूला हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसमें का सब कुछ क्या है ना आप जानते ही हैं, बस इसमें ये जान लीजिए ये क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है और ये के एफ क्या है, बस, ठीक है। और क्या डब्ल्यू ये जानते ही हैं, एम भी जानते हैं, डब्ल्यू जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना बस डेल्टा टी एफ क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं। और यहाँ क्या है ना के एफ क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या, देखो डेल्टा टी एफ जो है वो हिमांक में अवनमन है, ठीक है। क्या है, हिमांक में अवनमन, समझ गए। और जो के एफ है ये मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या है ना हो गया, ठीक है। चलो क्या है ना अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या है जो इसमें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से रोक दे उसे ही परासरण दाब कहते हैं, समझ गए। इसमें का सूत्र क्या होता है, गैस समीकरण से, देखो गैस समीकरण से क्या होता है, समीकरण से इसमें जो सूत्र होता है वो होता है पाई वी बराबर एन आर टी। जबकि हमको पता है, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि v को हम इधर लाएंगे, ठीक है। v को अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बराबर n अपॉन v, ठीक है। कि v अगर इधर आएगा तो v क्या है ना ये इसके बटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बटम हो गया और इधर आर टी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर अब n का मतलब देखेंगे, क्योंकि हमको पता है n बराबर क्या होता है, w अपान m होता है। तो यहाँ पर हम n की जगह पर w अपान m रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, पाई बराबर n की जगह पर क्या रखेंगे, w अपान m। तो यहाँ पर w अपान m, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर v भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुणे आर टी, ठीक है, क्या हो जाएगा आर टी। तो फाइनल क्या है ना जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है, ठीक है, समझ गए ना। ये फार्मूला क्या है ना फाइनल फार्मूला ये होता है, ठीक है। जो क्या है जिस पर न्यूमेरिकल क्या ना आता है वो ये फार्मूला है, ठीक है, समझ गए। चलो क्या है ना अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। ये भी क्या है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी समझ गए ना। तो वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को ही वांट हाफ गुणांक कहते हैं। जैसे वांट हाफ गुणांक क्या होगा, प्रायोगिक मान, देखो अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान अपान अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान, ठीक है। यही क्या है ना वांट हाफ गुणांक का फार्मूला होता है, समझ गए ना। तो आज की इस वीडियो में क्या है ना हम आपको बताए क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बिलियन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को, ठीक है। चलो क्या है ना अब मिलते हैं पार्ट 2 में, 1 शॉर्ट वीडियो फॉर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।